से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हो तो ये आपको स्पेक्ट्रल एक्सीलरेशन कोफिशिएंट SA/G की वैल्यू 1.402 यहाँ पे कहीं इस क्राइटेरिया के अंदर मिल जाती है। तो हमारे पास स्पेक्ट्रल एक्सीलरेशन की वैल्यू आ जाती है। उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर। अब रेस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर जो है, डक्टाइल डिटेलिंग इज अज्यूम्ड फॉर द स्ट्रक्चर कि ओवरऑल हम अज्यूम करते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर है दैट विल हैव अ पॉसिबल डक्टिलिटी, कि ओवरऑल स्ट्रक्चर के ऊपर जब सिस्मिक के लोड्स एक्ट करते हैं तो स्ट्रक्चर एक सर्टेन लेवल के अंदर, लिमिट के अंदर डिफॉर्म हो। एक स्टिफ या रिजिड करके स्ट्रक्चर अगर खड़ा है तो वो किसी भी वक्त जो है वो कोलैप्स कर सकता है, सडन एक रप्चर फेलियर अपीयर करवा सकता है। तो हम चाहते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर जो है वो सर्टेन डिफॉर्मेशन को फेस करे। So the response reduction factor is taken as equals to 5, कि हम अगर चाहते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर एक सर्टेन डक्टिलिटी को फेस करे तो उस केस के अंदर हम रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर 5 अज्यूम करते हैं। So it may be noted however that the ductile detailing is mandatory in seismic zones 3, 4 and 5, कि ductile detailing आपने कंपल्सरली प्रोवाइड करनी ही करनी है अगर आप सीज्मिक के डिज़ाइन स्ट्रक्चर बना रहे हो सीज्मिक जोन 3, 4 एंड 5 के अंदर। अगर जोन 1, 2, 2A, 2B के अंदर अगर आप फॉलो करते हैं आपके स्ट्रक्चर तो उस केस के अंदर आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास सीज्मिक जोन्स या रिडक्शन फैक्टर्स जो है ऑलरेडी गिवन है। रिडक्शन फैक्टर जो है वो हमारे पास वैल्यू मिनिमम 1.5 है और मैक्सिमम हमारे पास 5 है। उस केस के अंदर आपको तमाम बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं। ऑर्डिनरी आरसी रिइंफोर्स कंक्रीट मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम्स हैं, स्पेशल आरसी फ्रेम्स हैं, स्टील फ्रेम्स हैं। उसके अंदर स्टील मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम डिजाइंड एज पर SP6, बिल्डिंग विद शेयर वॉल्स। उसके बाद लोड बियरिंग स्ट्रक्चर्स हैं बिल्डिंग्स के, ऑर्डिनरी रिइंफोर्स कंक्रीट शेयर वॉल्स हैं। उसके बाद ऑर्डिनरी शेयर वॉल्स विद OM RF। उसके बाद तमाम डक्टाइल शेयर वॉल हैं, तमाम क्राइटेरियाज कंडीशंस गिवन हैं। हम चाहते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर एक सर्टेन डिफॉर्मेशन या सर्टेन जो डक्टिलिटी को फेस करे, उस केस के अंदर हम मैक्सिमम वैल्यू के अंदर जा रहे हैं। सो अज्यूम करते हैं कि रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर R इज 5 हम अज्यूम करते हैं। सो देयरफॉर द डिजाइन हॉरिजॉन्टल सीस्मिक कोफिशिएंट AH विल बी Z/2 I/R एंड स्पेक्ट्रल कोफिशिएंट SA/G। ये हमारे पास तीनों फैक्टर्स थे। Z जोन फैक्टर हमारे पास 0.16 आया डिवाइड बाय 2 इंटू I इम्पोर्टेंस फैक्टर 1.5, रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर 5, SA/G हमारे पास 1.402 था। टोटल रिस्पॉन्स या टोटल डिजाइन हॉरिजॉन्टल सीस्मिक कोफिशिएंट की वैल्यू आ जाती है 0.0336। सो देयरफॉर कैलकुलेट द बेस शेयर वैल्यू, कि ओवरऑल हमारे स्ट्रक्चर के बेस के ऊपर शेयर कितना जनरेट हो रहा है। सो द बेस शेयर बेसिकली इज इक्वल्स टू AH इज द हॉरिजॉन्टल डिजाइन कोफिशिएंट एंड टोटल W इज द टोटल सीस्मिक वेट, जो कि आपने ओवरऑल स्ट्रक्चर का वेट कैलकुलेट किया। तो हमारे पास ओवरऑल जो सीस्मिक का डिजाइन कोफिशिएंट आया हॉरिजॉन्टल दैट इज 0.0336 और 39,286 हमारे पास सीस्मिक का टोटल सीस्मिक वेट आ रहा था बिल्डिंग का। तो टोटल हमारा शेयर कितना जनरेट हुआ, बेस शेयर इज 1320 किलोमीटर। So the total horizontal load of 1320 kN is now being distributed along the height of the building. अब टोटल 1300 कितना है, 1320 किलोन्यूटन का शेयर फोर्स जो है वो जनरेट हो रहा है, उसको आपने बिल्डिंग के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस तरह से, ओवरऑल हाइट के हिसाब से। अब हमने कंसीडर किया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लोड टू द डिफरेंट फ्लोर्स, टोटल हॉरिजॉन्टल लोड कितना था, 1320 का था। 1320 किलोन्यूटन का एक शेयर जनरेट हो रहा है, बेस शेयर, उसको ओवरऑल हाइट ऑफ द बिल्डिंग के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। Let's suppose we have stories here, top floor 7 story, 6 story, 5 story, 4 story, 3 story, 2 story and we have story number 1 plinth story। उसके बाद हर स्टोरी के अंदर आपने लोड निकाला कि पहली स्टोरी के ऊपर लोड कितना था, 5597 जो हमारे पास लोड आ रहा था पहले केस के अंदर। अगर आप यहाँ पे देखें पहले स्टोरी के ऊपर 5597, उसके बाद रिमेनिंग 4 स्टोरीज के ऊपर 6381, उसके बाद फर्स्ट स्टोरी के ऊपर 6138, प्लिंथ के ऊपर 2027 किलोन्यूटन। तो ये हमारे पास लोडिंग इंटेंसिटी थी, हमने यहाँ पे इस फ्लोर के अंदर रख दी 5597। रिमेनिंग 4 स्टोरीज के अंदर 6381, 2 स्टोरी के ऊपर 6138, उसके बाद प्लिंथ के ऊपर 2028। हाइट अगर आप चेक करो तो इसकी हाइट ओवरऑल 1.1 मीटर थी, यहाँ पे आप देख सकते हो 1.1 मीटर, यहाँ पे 4.1 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर आप ऐड करते जाओ, 1.1 प्लस 4.1 5.2, उसके बाद 10.2, उसके बाद 15.2, उसके बाद इस तरह से आप हाइट को बढ़ाते जाओगे यहाँ पे 1.1, 5.2, 10.2, 15.2, 20.2, 25.2 एंड 30.2। अब यहाँ पे फार्मूला क्या कहता है, WI स्क्वायर WI इंटू HI स्क्वायर।
W आपके पास ऑलरेडी है, H का स्क्वायर करो डिवाइड बाय 1000, आपके पास ये फैक्टर आ जाएगा। टोटल आपके पास एक लोड जनरेट हुआ, सम आ गया यहाँ पे WHI स्क्वायर ओवर 1000 का। उसके बाद Q इज द लेटरल फोर्स, टोटल लेटरल फोर्स कितना जनरेट हो रहा है, दैट विल बी WI स्क्वायर डिवाइडेड बाय सम ऑफ WI स्क्वायर। टोटल WI स्क्वायर जो आपका इस वैल्यू के ऊपर आ रहा है, इस फ्लोर के ऊपर आ रहा है, वो वैल्यू 5105 डिवाइड बाय 14068 इनटू शेयर फोर्स टोटल कितना था 1320 का। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल इस स्टोरी के ऊपर जो शेयर जनरेट हुआ लेटरल फोर्स वो 480 किलोन्यूटन का है। आप इसी तरह से हर स्टोरी के ऊपर निकालते हुए आओगे, टोटल इसका जो सम है वो आपके पास 1320 किलोन्यूटन का आ जाएगा। अगर आप आते हैं इनिशियल वैल्यू के ऊपर तो ओवरऑल हमारे पास लमसम वैल्यू कितनी जनरेट हो रही है, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टोरी के ऊपर 480 था, प्लस 380 860, प्लस 244 1104, प्लस 138 1242, प्लस 62 1304, प्लस 16 1320, प्लस 0 1320। तो ये आपकी ओवरऑल लोडिंग आ गई तमाम ईच फ्लोर के ऊपर। अब मैं इसको मजीद अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओवरऑल डिज़ाइन इसेंट्रिसिटी को, कि डिज़ाइन इसेंट्रिसिटी हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। एक्सीडेंटल इसेंट्रिसिटीज आ जाती हैं, डिज़ाइन इसेंट्रिसिटी है, स्टैटिक इसेंट्रिसिटी है, उसके बाद हमारे पास डायमेंशन इसेंट्रिक डिस्टेंसेज हैं। डिज़ाइन इसेंट्रिसिटी का अगर हम कंसीडर करते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे ये इक्वेशन यूज़ करते हैं, तो ओवरऑल हमारे पास 1 था, स्टैटिक इसेंट्रिसिटी हमने 0 कंसीडर की है। ओवरऑल हमारे पास लेंथ ऑफ द बिल्डिंग या पैनल एक साइड के अंदर 22.5 था, तो टोटल एक डिज़ाइन इसेंट्रिसिटी हमारे स्ट्रक्चर के लिए जनरेट हो रही है वो 1.125 मीटर है फ्रॉम द मास सेंटर। For the purpose of our calculations, eccentricity from the center of mass shall be calculated. ये eccentricity हमने कैलकुलेट की ओवरऑल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मास, कि सेंटर ऑफ द बिल्डिंग कितनी ओवरऑल लेटरल फोर्स की वजह से ट्विस्ट कर सकती है, टिल्ट कर सकती है, डक्टिलिटी कितनी लेवल तक अंदर अपीयर हो सकती है। Since the center of mass and the center of stiffness coincide in the present case, the eccentricity from the center of the stiffness is also 1.125 meter. इसी तरह से हम प्लस के अंदर भी कंसीडर करते हैं इसेंट्रिसिटी, माइनस के अंदर यानी बोथ डायरेक्शंस के अंदर हम कंसीडर कर सकते हैं। हमारा जो टॉर्शनल मूवमेंट है क्लॉक में, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशंस हैं। बेस शीयर तक आपका डिज़ाइन जो है वो ऑलमोस्ट हो चुका है। यहाँ पे हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन को डिस्कस कर रहे हैं कि हम मजीद इसके अंदर क्या चीज़ें कर सकते हैं। उसके अंदर आपकी क्लॉकवाइज टॉर्शन आ जाती है, एंटी क्लॉकवाइज आ जाती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ओवरऑल लेट सपोज मास हमारे पास जो फर्स्ट स्टोरी के ऊपर ये आपकी ओवरऑल हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, इसके फिगर इज नॉट अप टू स्केल। एक साइड हमारे पास 22.5 मीटर की है, दूसरी साइड हमारे पास 22.5 मीटर की है। यहाँ पे एक सेंट्रल हमने जनरेट किया कि दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर का सेंटर ऑफ द मास है। यहाँ पे जो लोड है 480 का, यहाँ पे 480 जनरेट हुआ, यहाँ पे 380 का, यहाँ पे 244 का, 138 का, 62 का। ये वही फोर्सेज हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कराए। यहाँ पे ये आपके पास जो फोर्सेस की वैल्यूज आ रही है, ये तमाम वही फोर्सेस हैं तमाम, ये हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिए सिर्फ बिल्डिंग के अंदर। उसके बाद आपके पास जो लोकल इसेंट्रिसिटी थी, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या आ रही थी 1.125 मीटर। अगर आप इस वैल्यू को 1.125 मीटर से कंसीडर करोगे तो ओवरऑल जो आपका मास ऑफ द सेंटर या मास ऑफ द स्टिफनेस के पॉइंट के ऊपर टोटल जो मूवमेंट जनरेट हो रहा है वो 540 किलोमीटर मीटर का है। इसी तरह से 380 को अगर आप 1.125 मीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वैल्यू 428 का एक मूवमेंट जनरेट हो रहा है इस सेक्शन के अंदर। इसी तरह से ये मूवमेंट आपके पास 275 आ गया, यहाँ पे मूवमेंट आपके पास 155 आ गया, यहाँ पे मूवमेंट जो है वो 70 का, यहाँ पे 18 का, यहाँ पे 0 का। तो ये ओवरऑल एक एक्सीडेंटल इसेंट्रिसिटी की वजह से मूवमेंट्स क्या जनरेट हो रहे हैं, टॉर्जन क्या जनरेट हो रही है, उसके बाद हॉरिजॉन्टल फोर्सेस क्या जनरेट हो रहे हैं, वो हमने लाई करवा दी है। उसके बाद हमारे पास आता है कि बेसिक लोड केसेस। आपको ऑलरेडी पता होगा कि हम जब डेड लोड और लाइव लोड को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास जो फैक्टर लोड आता है वो 1.2 प्लस डेड लोड प्लस 1.6 इंटू लाइव लोड हम कंसीडर करते हैं। तो समटाइम्स हमारे पास अगर अर्थक्वेक का क्राइटेरिया आ जाता है तो उस केस के अंदर हमारी जो लोड कॉम्बिनेशन हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं। लोड कॉम्बिनेशन इन द केस ऑफ डेड लोड आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्ट कर रहा है, इम्पोज और लाइव लोड आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर है। EXTP अर्थक्वेक X direction with torsion positive, earthquake in X direction with torsion negative, earthquake in Z direction torsion positive, earthquake in Z direction torsion negative। उसके बाद हम इसको EXTP earthquake load in X direction with torsion positive। तो ये तमाम फैक्टर्स आपके earthquake की वजह से X एक्सिस के अंदर भी Y एक्सिस के अंदर भी आ जाते हैं। तो उनकी वजह से कोर्स जो सजेस्ट करते हैं कि आपके पास टोटल लोड कॉम्बिनेशंस इन द केस ऑफ सीस्मिक क्राइटेरियाज इज लोड कॉम्बिनेशंस 1.5 into डेड लोड प्लस लाइव लोड,
1.2 अगर डेड लोड और लाइव लोड के साथ अर्थक्वेक लोड आ जाता है तो आपके पास ये इक्वेशन डेवलप होती है 1.2 इंटू डेड लोड प्लस लाइव लोड, उसके बाद प्लस माइनस अर्थक्वेक लोड। अर्थक्वेक लोड प्लस माइनस क्यों, एक कंडीशन के अंदर आप प्लस कर देते हो, दूसरी कंडीशन के अंदर माइनस कर देते हो। उसके बाद अगर हम इम्पोज लाइव लोड कट कर देते हैं तो थर्ड हमारे पास जो इक्वेशन जनरेट होती है 1.5 इंटू डेड लोड प्लस माइनस अर्थक्वेक लोड। उसके बाद अर्थक्वेक लोड का 0.9 इंटू डेड लोड प्लस माइनस 1.5 इंटू अर्थक्वेक लोड। अब प्लस एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन आपके दोनों एक्सिस के अंदर बिल्डिंग है, एक्स एक्सिस के अंदर भी टिल्ट कर सकती है, माइनस एक्सिस के अंदर भी जा सकती है, प्लस जेड एक्सिस के अंदर भी और माइनस जेड एक्सिस के अंदर भी। तो इन चारों इक्वेशंस को यूज करने के बाद टोटल हमारे पास 25 केस डेवलप होते हैं, जो कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। 25 केस जो है वो हमारे पास क्या है कि 1.5 इंटू डेड लोड प्लस इम्पोज लाइव लोड, 1.2 into del load plus imposed live load plus EXTP earthquake load in x direction with torsion positive, earthquake in x direction with torsion negative, minus earthquake with torsion, earthquake negative है x axis के अंदर लेकिन torsion positive, earthquake negative है x axis के अंदर लेकिन torsion जो है वो negative है, again earthquake in z axis with torsion positive, earthquake in z axis with torsion negative, minus earthquake in z axis, minus earthquake in z axis with torsion positive and negative। इसी तरह से ये आपके पास मजीद कॉम्बिनेशंस हैं, ये भी आपके पास डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं। तो टोटल मिला के हमारे पास जब हम इनको डिज़ाइन करते हैं तो अराउंड 25 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जनरेट होती हैं। इस वजह से जब हम स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं या डिज़ाइन करते हैं मैन्युअली तो बहुत सारे फैक्टर्स और क्राइटेरियाज इकट्ठे हो जाते हैं। इस वजह से हमारे पास ये चीज़ें जो है वो हम मोस्टली कोशिश कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर हम इनको एनालाइज करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ वी हैव एन असाइनमेंट नंबर 14। असाइनमेंट नंबर 14 जो है वो सिमिलर एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल के अंदर आपने तमाम चीज़ें जो है वो यहाँ पे आपकी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाती हैं पेश किया। उसके बाद आपने डायरेक्टली जो है वो ये एक लमसम डायग्राम बनानी होती है ओवरऑल लोडिंग्स की। इस डायग्राम के बाद आपका डिज़ाइन जो है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो ये जो आपको डिज़ाइन एग्जाम्पल गिवन है इसी को आपने फॉलोअप करना है। जस्ट आपने एक डिस्ट्रीब्यूशन की ओवरऑल बिल्डिंग के ऊपर सिस्मिक का क्राइटेरिया लोडिंग क्या अप्लाई हो रही है, इसके अंदर अगर मजीद आपका जो डेटा वगैरह कोई मिसिंग है तो वो आप प्रीवियस जो डेटा हमने या डिज़ाइन एग्जाम्पल जो डिस्कस किया है उसमें से आप अज्यूम भी कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।